नमस्कार दोस्तों, मैं आशुगीत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज़ का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ से आगे हम पहले प्रमुख राजवंशों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे फिर कवर करेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास में प्रमुख राजवंशों के क्रम में पहला राजवंश, पहली डायनेस्टी जिस पर हमारी आज की वीडियो है, वो है कुलिंद राजवंश। कुलिंद वंश के बारे में हम इस वीडियो में और इसके अगले पार्ट में डिटेल में जानेंगे, और फिर उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं यूके पीसीएस लेवल तक के, उनको हम डिस्कस करेंगे एक अलग तीसरी वीडियो में। इसलिए आप इन दोनों पार्ट्स को, पहली दोनों वीडियो को जरूर देखें और पूरा ध्यान से देखें और साथ में समझें भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कुलिंद वंश के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहासकारों के अनुसार कुलिंद राजवंश संभवतः मोस्ट प्रोबेबली उत्तराखंड का पहला राजवंश था, या हम कह सकते हैं पहली राजनीतिक शक्ति थी। अब संभवतः इसलिए क्योंकि रामायण महाभारत से लेकर अष्टाध्यायी तक हमें कुलिंदों के साक्ष्य तो मिलते हैं, और ये भी पता चलता है कि वो उत्तराखंड के वर्तमान क्षेत्र में, खासतौर पर गढ़वाल वाले क्षेत्र में एक समृद्ध राजनीतिक शक्ति रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ समकालीन राज्यों का भी हमें पता चलता है, जैसे महाभारत कालीन असुर बाण का राज्य, लेकिन उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। वो कुलिंदों से पहले अस्तित्व में थे भी या नहीं, इसका भी कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। इसीलिए इतिहासकारों के अनुसार कुलिंद वंश संभवतः उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति था। तो कुलिंदों के इतिहास को समझने के लिए उनसे संबंधित जो कुछ भी जानकारियां हमें मिलती हैं उसके आधार पर, और बाकी जो उनके आसपास हुआ उसको भी ध्यान में रखते हुए हम कुलिंदों के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जिसे हम इस वीडियो में टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि समझने में और याद रखने में आसानी हो। सबसे पहला है पूर्व या प्राचीन कुलिंद काल। इसका समय अधिकतर इतिहासकारों द्वारा माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व यानी कि BCE, बिफोर कॉमन एरा, से 500 या 600 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यवर्ती कुलिंद काल, 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। और फिर आता है परवर्ती कुलिंद काल, 200 ईस्वी पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकार इसे 400 ईस्वी तक भी, यानी कि 400 AD कह लीजिए या 400 CE कह लीजिए, कॉमन एरा भी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कुछ इतिहासकार इसे तब तक का मानते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों कालखंडों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन कुलिंद काल की। अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री सीरीज़ की पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के समय को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, और ऋग्वेद के अलावा बाकी के मुख्य धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक साहित्यों को इसी काल में रखा जाता है, इसी काल का माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल और प्राचीन कुलिंद काल दोनों साथ साथ चलते हैं। इस काल में कुलिंदों के बारे में सबसे पहले हमें रामायण के किष्किंधा कांड से पता चलता है। उसमें अलग अलग दिशाओं में फैली जगहों का उल्लेख करते हुए एक जगह को पुलिंदाश्च कहा गया है, मतलब पुलिंदों की या पुलिंदों का आगे को क्षेत्र। पुलिंद, कुलिंद, कौलिंद, कुलिंद, ये शब्द कुलिंदों के लिए ही हमें अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। फिर रामायण के बाद आते हैं महाभारत पर। महाभारत ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें कुलिंद वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। महाभारत में सबसे पहले सभा पर्व से हमें ये पता चलता है कि कुरु राज्य की उत्तरी सीमा पर सटे कुलिंद जनपद के कुछ हिस्सों को अर्जुन द्वारा जीता गया था। जनपद का मतलब आज भले ही हम जिला या डिस्ट्रिक्ट समझते हैं, लेकिन वैदिक काल में जनपद का अर्थ होता था राज्य, और जो बड़े राज्य होते थे वो कहलाते थे महाजनपद, जैसा कि हम आगे चलकर देखते भी हैं महाजनपद काल। तो कुलिंद जनपद के कुछ हिस्सों को अर्जुन ने जीता था। एक तो ये, दूसरा सभा पर्व से ये पता चलता है कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया था तो आसपास के राज्य के राजाओं ने उन्हें गिफ्ट भिजवाए थे, उन्हें उपहार भिजवाए थे। इसी में एक जगह पर जिक्र आया कि शैलोदा नदी के तट पर, जहाँ कई जातियों के लोग रहते हैं जिनमें से एक कुलिंद जाति भी है, वहाँ के राजा द्वारा औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, गंगा जल, शहद, पीपलिका स्वर्ण आदि भिजवाया गया। पीपलिका स्वर्ण यानी जो नदी की रेत से छोटे छोटे कणों के रूप में सोना निकाला जाता है, वो सोना। और यहाँ जिस शैलोदा नदी का उल्लेख हुआ है वो एग्जैक्टली कौन सी नदी रही होगी उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ नेशनल लेवल के इतिहासकार इसे
चीन में बहने वाली होतांग या खोतान नदी से इसकी पहचान करते हैं। तो कुछ जो हमारे स्थानीय इतिहासकार हैं, उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये धौली गंगा है। लेकिन फिर दोनों ही स्थिति में कई और सारी बातें इसमें फिट नहीं बैठती, इसलिए कन्फर्म शैलोदा नदी का अभी कुछ नहीं पता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सभा पर्व में ही तीसरा एक जगह पर कुड़िंदों को द्विज श्रेष्ठ यानी द्विजों में प्रधान कहा गया है, और इससे इतिहासकारों ने ये कंक्लूजन निकाला कि कुड़िंद आर्यों की ही एक शाखा रहे होंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें पता चलता है आरण्यक पर्व से, जिसे हम वन पर्व भी कहते हैं। उससे ये पता चलता है कि अपने अज्ञातवास या वनवास काल के दौरान पांडव एक रात कुड़िंदाधिपति सुबाहु के यहाँ रुके, उनकी राजधानी सुबाहुपुर में। तो इससे हमें कई बातें पता चली। पहला तो कुड़िंद जनपद के राजा का नाम सुबाहु है। दूसरा पता चला उनकी उपाधि है कुड़िंदाधिपति, और महाभारत में ही एक जगह पे उन्हें किरात राज भी कहा गया है, यानी किरातों के राजा। तीसरा उनकी राजधानी का हमें पता चला, जो है सुबाहुपुर। सुबाहुपुर की पहचान इतिहासकारों ने की है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से। तो श्रीनगर में उनकी राजधानी थी और राजा का नाम सुबाहु था। अब सुबाहु को हम कुड़िंद वंश का संस्थापक तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुड़िंद वंश रामायण में भी होने के साक्ष्य हमारे पास हैं, इसलिए सुबाहु को कुड़िंद वंश का पहला ज्ञात शासक हम जरूर कह सकते हैं। इसके बाद कुड़िंदों का उल्लेख आता है भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में जब युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों की सेना का वर्णन किया गया है, तब उसमें बताया गया है कि सुबाहु ने कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। और फिर आगे कर्ण पर्व से हमें पता चलता है कि युद्ध के दौरान कुड़िंद सेना के बड़े बड़े हाथी कौरवों पर टूट पड़े थे। इसका मतलब उनकी सेना में अच्छी संख्या में हाथी हुआ करते थे। और हम देख सकते हैं आज भी राजाजी नेशनल पार्क हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये इलाका शायद उस समय उनकी सीमाओं में रहा होगा, और आज की तरह उस समय भी वहाँ हाथी होंगे, बल्कि आज से ज़्यादा ही होंगे। यहाँ से आगे आपको कुछ जगहों पर मिलेगा कि सुबाहु के बाद कुड़िंदों के राजा बने राजा विराट, जिनकी राजधानी थी विराट या बैराटगढ़ी, जो कि वर्तमान के जौनसार बावर वाले इलाके में पड़ती है। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है, और प्रचलित मत भी यही है, कि वो मत्स्य राज्य के राजा थे और उनकी राजधानी राजस्थान में जयपुर के विराट या बैराट नामक जगह पर थी। हालांकि विराट पर्व में उनके द्वारा जीते गए जगहों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें हमें पुलिंदों का नाम मिलता है। तो इस बात की संभावना है कि उन्होंने जौनसार बावर वाला इलाका कुड़िंदों से जीता हो। बाकी वो कुड़िंदों के समकालीन थे और उनके पड़ोसी राज्य के राजा थे। तो ये सब हमें महाभारत से कुड़िंदों के बारे में पता चलता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महाभारत से ही हमें कुड़िंदों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। लास्ट में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाभारत में जो और जनपदों का मतलब राज्यों की सीमाएं दी हैं, या वन पर्व से हमें पांडवों की यात्रा के दौरान जिन जगहों का पता चलता है, और बाकी के स्रोतों को भी ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि उस समय सतलज से लेकर अलकनंदा नदी के इस मध्य भाग में कुड़िंद राजा सुबाहु का राज्य था। हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में नागवंश के राजा कौरव्य का, कुड़िंदों के उत्तर में और शायद कुमाऊं में भी असुरबाण का इलाका, और जौनसार बावर वाले इलाके में इस जगह पर राजा विराट के राज्य का कुछ हिस्सा रहा होगा, ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने लगाया है। महाभारत में यहाँ रहने वाले लोगों का भी उल्लेख हमें बार बार मिलता है, जिसमें जांगुड़, खश, तंगड़, किरात, पर्वतीय आदि लोग, कुड़िंद तो खैर थे ही, तो ये सब जातियों के लोग यहाँ रहते थे, जिनमें से कुड़िंद और किरात प्रमुख थे। और एक चीज़, महाभारत में हमें कुड़िंदों के पड़ोसी राज्यों की कुछ जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे योधे, औदुंबर, अर्जुनायन एक्सेट्रा। ये उस समय अलग से कोई राज्य तो नहीं थे, पर ये शक्तिशाली समूह जरूर थे। इनके लिए एक शब्द हमें मिलता है आयुधजीवी संघ, मतलब ऐसे लोग, ऐसा संघ जो सिर्फ युद्ध को अपना प्रोफेशन बनाते थे। मतलब जब युद्ध होता था तो उसमें भाग लेते थे, और जब नहीं होता था उस समय युद्ध की तैयारी ये लोग करते थे, जैसे हथियार बनाना आदि काम करते थे। आगे कुड़िंदों के संबंध में इनका इतिहास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे मेंशन किया। तो प्राचीन कुड़िंद काल में महाभारत के बाद अब अगली बारी आती है पुराणों की। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी जनपदों की सूची हमें दी हुई है, और इन दोनों में ही हमें एक नाम मिलता है कुलिंदाश्च, जो कि हमें पता है कुड़िंदों से संबंधित है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी हमें कुड़िंदों के लिए कुलिंदोपत्तिकस शब्द मिलता है। तो प्राचीन कुड़िंद काल के बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से इतना ही पता चलता है। बाकी पुरातात्विक स्रोत तो इस समय के कोई मिलते हैं नहीं, इसलिए अब हम बढ़ते हैं कुड़िंदों के दूसरे कालखंड पर,
मध्यवर्ती कुलिंदों का काल जो है 600 BCE से लेकर 200 BCE तक। प्राचीन कुलिंद काल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में है उत्तर वैदिक काल। और अब मध्यवर्ती कुलिंद काल साथ साथ चलता है भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में महाजनपद काल के। तो इस समय शुरुआत के लगभग 100 सालों में हमें कुलिंदों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर 500 BCE में, 500 ईस्वी पूर्व में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें कुलिंदों के बारे में पता चलता है। लेकिन अब महर्षि पाणिनि को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उन्हें इतिहासकार 700 BCE से लेकर 300 BCE तक का बताते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों की राय है और NCERT के हिसाब से भी अष्टाध्यायी 500 ईस्वी पूर्व के लगभग की है। तो अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने बताया है कि उत्तर वाला हिमालयी भाग 2 भागों में बटा था, त्रिगर्त गणसंघ और कुलिंद गणसंघ। कुलिंद गणसंघ में कई छोटे छोटे जनपद थे, जिनमें से प्रमुख था कालकूट। और अब कालकूट का प्रमुख होना यह दर्शाता है कि कालकूट कुलिंद गणसंघ का, यानी कुलिंदों की राजधानी रहा होगा। और कालकूट की पहचान हुई है वर्तमान के कालसी से, जो कि देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम पर उनके तट पर स्थित है। हमें कई अन्य साहित्यों से भी पता चला है कि कालसी महाजनपद काल से ही एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो इससे ये बात भी क्रॉस चेक हो जाती है कि कालसी ही कुलिंदों की राजधानी उस समय रहा होगा। इसके बाद फिर अगले 200 सालों तक हमें कुलिंदों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इस बीच 16 महाजनपदों में मगध बहुत तेजी से बढ़ा, उसका साम्राज्य फैला और फिर 322-321 BCE में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी और उनके गुरु थे चाणक्य, जैसा कि हम जानते हैं। तो चाणक्य ने लगभग 300 ईस्वी पूर्व में अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि काफ़ी फेमस है। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने कुलूट, औदुंबर, कुलिंद, यौधे, राजन्य, अर्जुनायन इन राज्यों का उल्लेख किया। और इनमें से कुलूट, औदुंबर और कुलिंद, इन 3 राज्यों के लिए चाणक्य ने कहा राज शब्दिन संघ। अब इतिहासकारों के अनुसार इसके 2 मतलब निकलते हैं। कुछ कहते हैं इसका मतलब राजा की उपाधि को, मतलब मौर्य राजा की उपाधि को स्वीकार करने वाले राज्य या संघ। दूसरा अर्थ निकाला जाता है ऐसे राज्य जहां राजा का निर्वाचन होता था, मतलब डेमोक्रेसी टाइप। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ आगे चलकर सही लगते हैं, लेकिन पहला अर्थ कुछ ही समय बाद क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। वो कैसे, हम थोड़ा आगे जानेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक और बात पता चली कि महाभारत के समय जो छोटे छोटे समूह जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, औदुंबर, यौधे, अर्जुनायन, ये अब छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। हालांकि ये मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। अब आते हैं पहले अर्थ पर। तो हमें ये बात तब पता चलती है जब कुछ ही साल बाद सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा बनते हैं। जब सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा बने तो उन्होंने अपनी उत्तरी सीमा को दर्शाता हुआ एक शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया कालसी में, कालसी शिलालेख। ये कुलिंदों के बारे में जानकारी का हमारा अगला और पहला पुरातात्विक स्रोत है। कालसी शिलालेख यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी अमलावा के तट पर कालसी में ही स्थित है। और ये सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में से अगर हम क्रम वाइज देखें तो 13वें नंबर का शिलालेख है। इसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इस जगह को, यानी कि कालसी को, अपरांत कहा गया है। और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इसमें, यानी कि कुलिंदों के लिए इसमें पुलिंद शब्द हमें मिलता है। तो यहाँ हमें पता चला कि कालसी जो पाणिनि के समय कुलिंदों की राजधानी थी, अब वो मौर्य साम्राज्य के अधीन थी। मतलब कुलिंद भी मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चाणक्य ने जो राज शब्दिन संघ कहा था, उसी समय से कुलिंद मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मौर्यों ने केवल तराई भाबर वाले इलाके तक ही अपनी सीमाएं रखी। इसका मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय भी, मौर्य साम्राज्य के समय भी, कुलिंद स्वतंत्र रहे होंगे। इसके बाद इस काल का हमारा अगला स्रोत भी एक बौद्ध साहित्य है, महामयूरी। इसकी पांडुलिपि से, इसके मैन्युस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि कुलिंद उष्ट्रापाद नाम के यक्ष की पूजा किया करते थे। तो मध्यवर्ती कुलिंद काल से हमें कुलिंदों के बारे में इतना ही पता चलता है। अब यहाँ से आगे अगला कालखंड शुरू होता है 200 ईस्वी पूर्व से परवर्ती कुलिंद काल। इसका शुरुआती समय 200 ईस्वी पूर्व ही इसलिए रखा गया है क्योंकि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से हमें कुलिंदों की मुद्राएं, यानी उनके सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से आगे कुलिंद वंश का स्वर्णिम काल शुरू होता है, या उनका चरमोत्कर्ष काल भी इस तीसरे काल को हम कहते हैं। लेकिन इसके बारे में हम यहाँ से आगे जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि परवर्ती कुलिंद काल पूरी तरह से उनके सिक्कों पर आधारित है।
इसलिए सिक्कों के बारे में अलग से और डिटेल में जानना जरूरी है। तो अब इस वीडियो के लास्ट में अगर हम कंक्लूजन में प्राचीन और मध्यवर्ती कुड़िंद काल का कंपैरिजन करें तो प्राचीन काल के हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, मध्यवर्ती काल के भी साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन मध्यवर्ती काल का हमारे पास कालसी शिलालेख के रूप में पुरातात्विक स्रोत भी है। प्राचीन काल में राजा का नाम, कुड़िंद राजा का नाम हमें मिलता है, लेकिन मध्यवर्ती काल में हमें किसी भी राजा का नाम पता नहीं चलता। प्राचीन काल में उनकी राजधानी श्रीनगर थी, जो कि मध्यवर्ती काल के शुरुआत में तो कालसी में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अंत आते आते मौर्य साम्राज्य के वो अधीन हो गई थी। ये सब मुख्य बातें हमें इन दोनों कालों से पता चलती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे परवर्ती कुड़िंद काल और उनके सिक्कों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।